आपके चैनल ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर रेडियो एक्टिविटी, जिसे हिंदी में रेडियो धार्मिकता कहा जाता है। रेडियो एक्टिव वास्तव में एक ऐसा पदार्थ होता है कि जो स्वतः विघटित होता रहता है। इसको विघटित कराने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, यह स्वतः ही देखा जाए तो ये विघटित होता रहता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की अगर हम बात करें तो देखिए, किसी भी एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जनरली जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसकी तो हमें गारंटी नहीं होती है होगा कि नहीं होगा, पर हम कोशिश करते हैं। लेकिन कभी कभार अक्सर होता है बीच में हमें कुछ नया चीज़ मिल जाता है। इसी पर देखा जाए, इसकी खोज के बारे में एक हिस्ट्री थोड़ी सी है कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल एक साइंटिस्ट थे। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जब इनको शाम को जाना हुआ तो मेज पर बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था। इन्होंने जल्दबाजी में उस सामान को समेट करके मेज में जो ड्रॉर होता है उसमें इकट्ठा रख करके चले गए। लेकिन जब दूसरे दिन आकर के देखा तो उसमें एक इन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट रखा हुआ था पहले से ही, और देखा दूसरे दिन तो उस पर धब्बे पड़ गए। और इनके दिमाग में बात आई कि आखिर ये धब्बे पड़े क्यों, आए कहाँ से, क्योंकि उन्होंने जो फोटोग्राफिक प्लेट रखा था वो एकदम बिल्कुल नया और फ्रेश था देखा जाए। इस बात का पता लगाने के लिए दूसरे दिन उन्होंने फिर एक नया रेडियो फोटोग्राफिक प्लेट को मंगाया और फिर उसे ड्रॉर में रख दिया। तो दूसरे दिन फिर देखा कि उस पर वो काले धब्बे पड़े हुए थे। इनके दिमाग में आया कि आखिर ये धब्बे कहीं बाहर से नहीं बल्कि इसी में ऐसा कोई पदार्थ है कि जिससे कीड़े निकलती हैं और जो इस फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करता है। उन्होंने उसमें जितनी भी वस्तुएं रखी हुई थी अधिकांश के बारे में वो जानते थे, उनके गुणों के बारे में वो जानते थे। लेकिन जब उन्होंने छानबीन किया कि आखिर कौन सा ऐसा पदार्थ है कि जिससे कीड़े निकल करके और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं, तो उनको एक अजनबी जो चीज़ मिला वो था यूरेनियम। और उन्होंने ये माना कि अवश्य ही इसी यूरेनियम से ही कीड़े निकल रही हैं जो इस फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही हैं। और उन्हीं के रिस्पेक्ट में इन कीड़ों का नाम हेनरी बेकुरल कीड़ा रख दिया गया। और इस एक्सपेरिमेंट को हेनरी बेकुरल ने वहीं छोड़ करके जो आगे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस पर वो कार्यरत हो गए। लेकिन उन्हीं के दो शिष्य जिनका नाम पेरी क्यूरी और मेरी क्यूरी मीन्स पी क्यूरी और एम क्यूरी था, जो पोलैंड के रहने वाले थे, दोनों हस्बैंड वाइफ थे। और उन्होंने कहा कि अगर गुरुजी ने यहाँ से एक्सपेरिमेंट को छोड़ा है, अगर हम इसको आगे ना बढ़ा पाएं तो हमारे शिष्य होने का क्या अर्थ निकलता है। उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और जब उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया तो उनको एक नया यौगिक प्राप्त हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा पिच ब्लेंडी। और इसका सूत्र बताया U3O8 बताया, ये महत्वपूर्ण यौगिक होता है। और उन्होंने फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट को जारी रखा। उसके बाद एक नया तत्व पोलेनियम रखा। लेकिन जब लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर आपने इसका नाम पोलेनियम ही क्यों रखा, तो उन्होंने बताया कि हमारे देश का नाम पोलैंड है, इसलिए हमने इसका नाम पोलेनियम रखा है। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया तो उनको एक नया तत्व रेडान मिला, जिससे देखा जाए तो रेडियम की भाप तेजी से कीड़े निकल रही थी, इसलिए उन्होंने उस पदार्थ का नाम रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा। और जो उससे कीड़े निकल रही थी उसको उन्होंने रेडियो एक्टिव कीड़ा बताया। और इस प्रकार से देखा जाए तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज हुई। लेकिन देखिए, एक्सपेरिमेंट है, साइंटिस्ट हैं, यहीं सब चुप बैठने वाले नहीं थे। उसमें से एक दूसरे साइंटिस्ट आ गए, रदरफोर्ड। उन्होंने ये जानना चाहा कि आखिर इन रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो कीड़े निकलते हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। इसलिए उसके आगे आ गया रदरफोर्ड
का प्रयोग। और रदरफोर्ड ने क्या किया, एक शीशे का चैम्बर लिया, ग्लास का एक ऐसे उन्होंने चैम्बर ले लिया, और इस ग्लास के चैम्बर में देखा जाए तो उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ को भर दिया। इसे बोला जाएगा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहा गया। और एक प्लेट पर उन्होंने छोटा सा छिद्र कर दिया, और दोनों तरफ देखा जाए तो उन्होंने मैग्नेटिक छिद्र वैद्युत क्षेत्र लगा दिया। एक तरफ प्लस प्लेट और दूसरे तरफ माइनस प्लेट लगा दिया। तो जो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ था, इससे जो किरणें निकली, कुछ किरणें ऋण प्लेट की ओर मुड़ गई, और जो किरणें ऋण प्लेट की ओर मुड़ी वो इट मीन्स धनात्मक थी, और उसका नाम उन्होंने रखा अल्फा रेज। और जो किरणें देखा जाए धन प्लेट की ओर ऐसे निकल करके मुड़ गई, उनका नाम उन्होंने लिखा इट मीन्स ये ऋणात्मक थे, और इसका नाम बताया बीटा रेज। और जो किरणें बिना किसी विचलन के सीधे निकल गई, इट मीन्स ये विद्युत उदासीन थी, और इनका नाम बताया गामा रेज बताया। इस प्रकार से ये स्पष्ट हो गया कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। जो किरणें धनावेशित होती हैं वो ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, अर्थात उन किरणों को अल्फा किरण कहा जाता है। और जो किरणें ऋणावेशित थी वो धन प्लेट की ओर मुड़ गई, अर्थात उन्हें बीटा रेज कहा। और जो किरणें बिना विचलन के ही सीधे निकल गई, उसको उन्होंने गामा किरण कहा। इस प्रकार से देखा जाए तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की किरणों का खोज रदरफोर्ड ने किया। इसके बाद आ जाता है सोडी, फजल और रसल का नियम। सोडी, फजल और रसल ये तीनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही वर्ग विस्थापन या समूह विस्थापन का नियम दिया। वर्ग या समूह बात एक ही होती है। अब उन्होंने क्या बताया, सोडी, फजल और रसल ने, कि यदि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया जाए, अभी हम सपोज करते हैं कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ और उसका परमाणु क्रमांक, उसका परमाणु भार, ये दोनों देखा जाता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का देखा जाए परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होगा। और उसके बाद अल्फा और बीटा किरणों के निकलने के पश्चात देखिए उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने एक सपोज करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ ले लिया X, जिसका उन्होंने परमाणु क्रमांक मान लिया A और परमाणु भार ले लिया B। जब उन्होंने बताया कि इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से एक अल्फा कण निकलता है, तो जो भी तत्व ये बनेगा जड़ हम सपोज करते हैं, तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है और इसके परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी। क्या बताया उन्होंने कि यदि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया जाए तो एक अल्फा कण उत्सर्जित होने पर उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। अब हम सपोज करते हैं कि इस पर बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल दिए जाते हैं, ध्यान से इसको देखने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि अगर अल्फा कणों को हमें ज्ञात करना हो तो हम ज्ञात कैसे करेंगे कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से कितने अल्फा कण या कितने बीटा कण उत्सर्जित हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि अल्फा कणों की संख्या यदि निकालनी हो तो अल्फा कणों की संख्या बराबर होता है परमाणु भार में अंतर और बटे 4 कर दिया जाए। इस सूत्र को अगर हम लगा दें तो हमें अल्फा कणों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। उन्होंने बताया अगर ये रेडियो एक्टिव तत्व X है और इसका परमाणु क्रमांक A और परमाणु भार B है, यदि इससे एक बीटा कण उत्सर्जित कर दिया जाए तो जो बना तत्व Z होगा, इसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है और परमाणु भार पर कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए अगर हमें बीटा कणों की संख्या निकालनी हो तो बीटा कणों की संख्या बराबर होता है 2 गुणे उत्सर्जित अल्फा कण
माइनस ZA माइनस ZB। ये उन्होंने एक सूत्र दिया कि बीटा कणों की संख्या बराबर 2 गुणे उत्सर्जित अल्फा कण माइनस ZA माइनस ZB होता है। ZA क्या होता है? प्रारंभिक परमाणु क्रमांक। ZB क्या होता है? अंतिम परमाणु क्रमांक। और इससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की संख्या क्या होगी। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि सपोज करते हैं एक रेडियो एक्टिव तत्व है X, और इस रेडियो एक्टिव तत्व X का परमाणु क्रमांक उन्होंने बताया 10 दिया गया है और परमाणु भार बता दिया कि 30 दिया गया है। और उन्होंने बताया कि इससे कुछ अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं। कितने उत्सर्जित हो रहे हैं ये नहीं पता था। और उन्होंने बताया कि जब इसका हम देखते हैं, जो हमें नया तत्व मिला, इसका अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो उन्होंने बताया कि 12 मिल गया। और अगर हम परमाणु भार की बात करें तो उन्होंने बताया कि इसका जो परमाणु भार होता है वो सपोज कर लिया जाए 10 मिल गया, परमाणु भार 10 मिल गया। अब बात आती है कि आखिर इससे अल्फा और बीटा कण निकले कितने होंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक रेडियो एक्टिव तत्व X लिया गया जिसका परमाणु क्रमांक 10 और परमाणु भार 30 है। उससे कुछ अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होने के पश्चात नया तत्व जो मिला उसका परमाणु क्रमांक 12 और परमाणु भार 10 मिला। तो आखिर उत्सर्जित अल्फा और बीटा कणों की संख्या क्या होगी। इसके लिए हम सूत्र लगा देंगे पहले कि अल्फा कणों की संख्या बराबर, सूत्र क्या होता है? परमाणु भार में अंतर बटा 4। तो परमाणु भार में अंतर कितना हो जाएगा? 30 माइनस 10 और बटे 4 कितना हो जाएगा? 30 में से 10 निकालेंगे 20 बटा 4। इसको अगर हम काट दें 4 करने 4, 4 पंचे 20। इट मीन्स इससे 5 अल्फा कण जो है ये उत्सर्जित हुए होंगे। अब बात आती है अगर हमें बीटा कणों की संख्या निकालनी हो कि बीटा कणों की संख्या कितनी होगी, तो इसके लिए सूत्र क्या बताया गया? 2 गुणे उत्सर्जित अल्फा कण। तो 2 गुणे उत्सर्जित अल्फा कण कितने हो गए? 5 हो गए। और माइनस ZA माइनस ZB मीन्स प्रारंभिक परमाणु क्रमांक कितना है? 10 और अंतिम परमाणु क्रमांक कितना है? 12। तो माइनस 12 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, बीटा कण निकल आएंगे। कितना हो गया? 5 दूना 10 हो जाएगा। माइनस ये ब्रैकेट में 10 में से माइनस 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 2। यदि हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो 10 2 कितने हो जाएंगे? 12, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 12 हमारे आ जाएंगे बीटा कण। इस प्रकार इन सूत्रों का उपयोग करके हम सरलता से ज्ञात कर सकते हैं कि किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले अल्फा और बीटा कणों की संख्या क्या होगी। इसमें अभी भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए हैं कि देखा जाए एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा, कुछ उसकी मात्रा विघटित हो जाएगी, उसकी शेष मात्रा कितनी बचेगी, प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, इसके आधार पर। लेकिन उसे देखने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें कि जिससे सेकंड पार्ट बनने के बाद सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।